हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी है, हिंदी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, देखो 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव। अब 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं क्लास 10th का। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो 22 फरवरी को जाना, बोर्ड एग्जाम में आग लगाकर आना, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छोड़कर मत आना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, ध्यान से समझना एक एक ऑब्जेक्टिव को। शुक्ल युग की कला अवधि है, जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1920 से 1938 तक, या फिर घा है 1938 से 1947 तक। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कई बार बता रखा है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। देखो 19 का, ठीक है, मतलब 19 का 19 दूना 38, तो 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की कला अवधि। शुक्ल युग की कला अवधि आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। अब कहोगे सर ये कौन सी रचना है? अब मैं आपको कहूंगा भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, भारत भारती। देखो भारत भारती तो एक रचना है, भगवत शरण उपाध्याय एक लेखक हैं, कवि हैं, जो भी हैं, एंड हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो रस मीमांसा के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो धुरु स्वामिनी नाटक है इसके लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो जो धुरु स्वामिनी नाटक है इसके लेखक तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कौन है, क्योंकि धुरु स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के राइटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल। तो जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 22 फरवरी को जाना, पेपर में छाप कर आना, 100 में 100 जब तक लाएंगे नहीं तब तक हिंदी में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ या फिर मुंशी इसी अल्लाह खां। ठीक है, तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो है अमृत राय। आपको पहले से भी पता रहा होगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो जो हमारा अथाह सागर है, अथाह सागर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अथाह सागर के लेखक सभी स्टूडेंट को पता होगा जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़े। जो नहीं पढ़े उनको नहीं पता होगा कि अथाह सागर के जो राइटर हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं अथाह सागर के लेखक।
क्वेश्चन नंबर 8 है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इन चारों में से भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के दूध। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है इन चारों में से वो कौन सा है? ठीक है, सभी स्टूडेंट को अगर पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है ठूठा आम। ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है। किस विधा पर है? निबंध विधा पर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो हमारा किस विधा पर है? तो स्मृति की रेखाएं वो हमारा संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझाया है और ऑप्शंस भी मैंने लिख रखा है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन दे दिया है मैंने, जैसा बोर्ड एग्जाम में 100% आता है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक भी नंबर मत छोड़ कर आओ। जब तक आप हिंदी में 70 में 70 ना फिक्स कर लो तब तक मजा नहीं आएगा। हिंदी में 70 में 70 करके आना, भगवान की इच्छा जो मिले। ठीक है, 70 में 68 65। ठीक है, जैसा आप लिखोगे वो तो आपके ऊपर है। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो 10 में से कितना क्वेश्चन आता था? बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में 10 आता होगा, बहुत सारे को 10 में 8 ही आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 में 10 तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो आसान क्वेश्चन है। ये जो है ना, जो क्वेश्चन मैं अब लाया हूं ये 100% आएगा, क्योंकि ये 100% की कैटेगरी में आता ही है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य जो है उसकी रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिबोध या नागार्जुन। तो जो साकेत महाकाव्य है उसकी जो रचना है वो किसने किया था? तो साकेत महाकाव्य की रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, का और खा दोनों। तो हमारा जो इसमें है मतलब हमारे प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बतानी है ना। तो सबसे पहले भैया घोर वैश्विकता भी है प्रयोगवाद की विशेषताएं, यथार्थवादी चित्रण या यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है हमारा इसकी विशेषताएं। तो ऑप्शन का और खा दोनों सही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि हैं। जो रीतिकालीन कवि कौन से हैं? इन चारों में से रीतिकालीन, केदारनाथ भट्ट या केदार भट्ट, पद्माकर, जायसी या कृष्णदास। तो जो रीतिकालीन कवि हैं वो इसमें से कौन है? रीतिकाल के देखो बिहारी लाल भूषण एंड पद्माकर भी रीतिकाल के हैं। तो पद्माकर जो है वो एक रीतिकालीन कवि हैं और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि निम्न में से रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं। अभी तक हम लोगों ने रीतिकालीन कवि देखा, अब यहाँ से एक तो प्रमुख आपका कंप्लीट है पद्माकर है, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि रीतिकाल के जो एक कवि हैं पद्माकर भी हैं। अब बिहारी मैंने बता ही रखा है भाई, बिहारी रीतिकाल के एक बहुत ही बड़े और अच्छे कवि हैं। सूरदास तो है नहीं, वो तो भक्तिकालीन है। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन का और खा दोनों, यानी कि हमारे का वाले पद्माकर भी हैं, खा वाले बिहारी भी हैं, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ललित ललाम के रचयिता हैं। जो ललित ललाम है उसके रचयिता कौन है? पद्माकर है, मतीराम है, भूषण है, बिहारी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है? किसी स्टूडेंट को पता है? ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। हर एक स्टूडेंट को अगर पूछा जाए तो फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने हो सकता है कि पहले भी इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ा रखा हो। देखो मैं आप लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कई बार पढ़ाता हूं ताकि आप लोग जीनियस हो जाओ। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कई बार पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है और आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल जो पूछा जाता है क्वेश्चन वही दे देता है। ठीक है, तीसरा आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो हमारा जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। इन चारों में से जो छायावादी युग के कवि कौन है? छायावाद के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रानंदन पंत है, नारेंद्र शर्मा है, कुतुबन है या दादू दयाल है। तो जो हमारे इन चारों में से छायावाद युग के कवि हैं वो कौन है? तो इन चारों में से जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो एक छायावादी युग के कवि हैं। कवि बताना था, लेखक नहीं बताना था, ठीक है, हमें कवि बताना था। तो छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ कि निम्न में से प्रगतवादी युग के कवि नहीं है। निम्न में से जो प्रगतवादी युग के कवि नहीं है इन चारों में से, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल एंड भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इन चारों में से जो हमारे प्रगतवादी युग के कवि नहीं है, तो नागार्जुन है कि नहीं है? नागार्जुन है। प्रगतवादी युग के कवि केवल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भाई इंटरेस्टिंग है। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस ध्यान से समझो, नोट बनाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, लिख लिख कर, इतना ज्यादा इसको लिख लिख कर समझ लो ना कि वहां बैठो तो डायरेक्टली आप लिख दो, माइंड में वो सेट हो जाना चाहिए। जो चीज आप लिख कर समझते हो ना वो माइंड में 100% सेट हो जाता है। तो लिख कर समझो, मजा आएगा। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य के, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य गे, सा ही वा गे, इनका शॉर्ट नाम है। सा से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वत्स्य और अगे। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। यशोधरा रचना है। यशोधरा जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो जो यशोधरा है, यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक तो हमारे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन उनको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ है, शोक विकल रोही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बार हिवारा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। कौन सा रस है? रस का मतलब है कि आपका हास्य रस या करुण रस है। देखो ये तो हटाओ क्योंकि सिलेबस में आपके हास्य रस करुण रस ही ज्यादा है। देखो सबसे पहले जो हास्य रस का मतलब होता है हंसना, करुण रस का मतलब होता है रोना। रोना यानी कि शोक। अब देखो ध्यान से, इसमें रोही मतलब होता है रोना, बिलाप का मतलब होता है रोना। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आप अर्थ ना समझो फिर भी आप बता सकते हो कि करुण रस होगा। हंसना अगर आए, हंसी हंसी, तो फिर हंसना हो गया। या फिर उसमें लिखा रहता है डायरेक्टली हंसना होगा तो फिर उसमें लिखा रहेगा कि हंसी हंसी, कुछ भी लिखा रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरिमुख मनहु मयंक में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां हमारा कौन सा अलंकार है माय डियर स्टूडेंट? 22 नंबर क्वेश्चन में हरिमुख मनहु। देखो मनहु शब्द आ गया तो इससे आपको पता होना चाहिए उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा। तो इससे तो आपको पता चल गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। रोला है, कुंडलिया है, सोरठा है, दोहा है। तो इसमें हमारा कौन सा छंद है? इसमें हमारा रोला छंद है। कौन सा है? रोला छंद है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, रोला छंद है, तैयार कर लेना। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट।
इसमें बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कि ये किस प्रकार का है। मैं विद्यार्थी हूं, तो संकेत तो कर नहीं रहा है कि वो विद्यार्थी है। ऐसा होता कि वो विद्यार्थी, तो संकेत। आज्ञा तो दे नहीं रहा है। विधानवाचक, इच्छा तो कोई प्रकट कर नहीं रहा, एक विधानवाचक है। ये एक विधानवाचक है, खुद को बता रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, समझ में आया। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखो। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, इसमें वाच्य बताना है। आज जो है काम वगैरह सब कुछ खत्म, पेपर वगैरह सब कुछ खत्म, अब निश्चित होकर सोया जाएगा। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कोई नहीं। तो भैया इसमें जो हमारा है डायरेक्टली भाव प्रकट हो रहा है यार, क्या है, बहुत आसान है, भाववाच्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य तो है नहीं, तो भाववाच्य होगा। तो यहां हमारा 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाओ भाई। एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझो कि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। नहीं आता फिर भी लिखो, माइनस मार्किंग थोड़ी है कि आपका नंबर कट जाएगा। लिखो, नहीं आता लिखो, नंबर मिलेगा भर भर के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लिखो तो, कुछ तो लिखो। एग्जामिनर सोचता है कुछ तो लिखे बच्चा, हम देंगे नंबर। आप लिख कर नहीं आओगे, खाली पेज छोड़कर आओगे, क्या नंबर देगा यार, 0 नंबर लो। कुछ लिख कर आओगे 2-3 नंबर दे देगा, ऐसे ऐसे आप पास हो जाओगे। प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक हो, जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। यहां ताकि है, ये क्या है, अंडरलाइन है। ये क्या है, संबोधक अव्यय है, विस्मयाद बोधक या समुच्चय अव्यय, क्रियावाचक। तो ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए। सह उपसर्ग आपको लगाना है और सही शब्द लिखना है। सह, आगे सह लगाना है, तो सहकर्मी है, सुमति है, असुविधा है, सुकोसंगति है। तो सह से क्या होता है, सह आगे लगाना है, तो सह से हम सहकर्मी बना सकते हैं ना, क्योंकि भाई आगे सह लगा दो, सहकर्मी, सहचर, सहयोगी, कुछ भी हो आगे सह लगा हो तो वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला 28 नंबर। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में जो हमारा है वो दीर्घ समास है। कौन सा समास है? दीर्घ समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सोना, सोना शब्द का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची हेम, हिरण्य, सारंग, कुरंग, केतु, पताखा, अम्य, अम्मी है। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा किसका बता, सोना का बताना, तो वो होगा हेम और हिरण्य। क्या होगा? हेम और हिरण्य। 30 नंबर यानी कि हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव इसमें समझाऊंगा, क्योंकि 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें से 18 फिक्स से आएगा 20 नंबर में। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सुहागा, सौभाग्य या दुर्भाग्य। देखो सुहाग अगर आपका बना है तो वो आपका सौभाग्य है भाई, आपका सौभाग्य है जो आप इतना आपका अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मतलब मैं क्लियर कह सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है तो आप लोगों को पसंद भी बहुत ही अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए। ऐसा है नहीं कि 1 2 30 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है। हिंदी के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी के हिंदी के पेपर के दिन जाओ, छाप कर आओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और वीडियो लाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।